और रुचिका शर्मा जी पूछना चाह रही हैं कि अस्थमा क्या एक लाइफ लॉन्ग इलनेस है? जैसे रुचिका जी मैंने बताया कि बचपन में काफ़ी बच्चों को वीज़ी ब्रोंकाइटिस नाम से एक कंडीशन होती है, जिनमें कि उन्हें साँस फूलना, कांस्टेंट कॉफिंग रहना, बहुत ज़्यादा बलगम आना, स्पेशली जब उन्हें फीड कराया जाता है। फीडिंग के बाद जो है बार-बार उल्टी कर देना और वो काफ़ी स्टिकी स्पूटम उस फीडिंग में निकलना, ये कुछ इंडिकेशंस है जो आपको बता सकते हैं कि बच्चा जो है उसे साँस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। तो वीज़ी ब्रोंकाइटिस जो है वो क कई बार वायरल इन्फेक्शंस के कारण भी होती है या फिर बचपन की मैनिफेस्टेशन हो सकती है अस्थमा की। तो ये टाइम ही बताता है कि कौन-सा बच्चा जो है वो ठीक रह सकता है या फिर फ्यूचर में उनका अस्थमा जो है वो कंटिन्यू होता है। कई बार हमने देखा है कि कई मरीज़ों को जिनको बचपन में या एडोलेसेंट एज में ये प्रॉब्लम थी, वो अडल्टहुड में एंटर होते ही कई काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं और जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनवायरनमेंटल फैक्टर्स में अगर देखा जाए तो आजकल जितना पॉल्यूशन हमारी मेट्रो सिटीज़ में है, इवन 2 टायर सिटीज़ में भी जितना पॉल्यूशन है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा हमारे आस-पास जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं या हम खुद अगर सिगरेट पीते हैं, तो इस चीज़ को डेवलप करने की जो एक रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप सिर्फ़ ये ना सोचें कि एक्टिव स्मोकिंग जिसका मतलब है कि मैं खुद स्मोक कर रही हूँ, केवल वो हानिकारक है। बल्कि अगर आस-पास आपके कोई स्मोक कर रहा है और कॉन्स्टेंटली आप उस स्मोक के अगेंस्ट एक्सपोज़ हो रहे हैं, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है, तो वो रिस्क फैक्टर होता है ऐसी डिज़ीज़ेज़ के, जो कि हमारी एयरवे की डिज़ीज़ेज़ होती हैं। एयरवे की डिज़ीज़ेज़ में सीओपीडी भी आता है, तो इसी तरीके से स्मोकिंग से अस्थमा बच्चों में बहुत कॉमन हो जाता है और सीओपीडी अडल्ट्स में अडल्ट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। तो यदि आपके आस-पास कोई स्मोक कर रहा है, तो प्लीज़ उसे इन्हेल ना करें और अगर ऐसी कोई स्पेस है जहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते, तो प्लीज़ आप उन्हें स्मोक करने के लिए रोक दें। जहाँ तक बात रहा कि किस समय जो है ये लाइफ लॉन्ग चली जाती है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और लाइफ लॉन्ग उनकी ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे इलाज आ गए हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम को कंट्रोल में किया जा सकता है। कई बार हमें ये सवाल ओपीडी में मरीज़ पूछते हैं कि क्या अस्थमा हमारे लिए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है? इसका सिंपल और जो सरल इलाज है जो आपकी साँस की नली है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो चुका है, जो कि काफ़ी एंग्री है, जैसे हमें चोट लग जाती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। उसी के कारण वहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, जो वीज़िंग है, जो साँस लेने में दिक्कत आ रही है, तो अगर उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखा जाए, तो ये जो अस्थमा की प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक जो है ठीक रहती है। लेकिन इसे इग्नोर कर देना, ये सोच के कि मैं दवाओं पे डिपेंडेंट हो जाऊँगा, एक बहुत ही गलत स्टेप है। क्योंकि जो मेडिकेशन हम अस्थमा में यूज़ करते हैं, वो इन्हेलेशनल मेडिकेशन होती है और लोकल मेडिकेशन होती है। उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है, हमारे अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं होता है और केवल हमारे साँस की नली तक जाता है, जहाँ पे कि उसकी एक्शन होती है। हाँ, इसमें स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये इन्हेलेशनल स्टेरॉइड्स होते हैं और इनका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म पे भी ये देखा गया है कि एज़ कंपेयर्ड टू पीपल हू डू नॉट टेक दीज़ काइंड ऑफ इन्हेलेशनल स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। लॉन्ग टर्म पे हम कई बार सोचते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। लेकिन यदि एक अच्छे तरीके से इन्हेलर लिया जाए, अगर इन्हेलर को लेने का तरीका सही है, तो कम से कम डोज़ में इस इन्हेलर को लेने से ये कंडीशन काफ़ी कंट्रोल में रह सकती है। तो हाँ, हर बार ये लाइफ़ लॉन्ग नहीं होती, लेकिन जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनकी प्रॉब्लम लाइफ़ लॉन्ग रहती है, लेकिन बहुत अच्छे से कंट्रोल की जा सकती है कुछ मेडिकेशन से, जिसमें इन्हेलेशनल मेडिकेशन जो है सबसे अहम है।